नमस्कार मित्रों, जीके बाय विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। अपने राजस्थान की जलवायु चल रही है और राजस्थान की जलवायु से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। कल हमने देखा है कि राजस्थान में कौन कौन सी पवनें कौन कौन सी दिशा से चलती है, किस किस पवन को क्या क्या कहा जाता है। जैसे उत्तर दिशा से चलने वाली पवन को उत्तरार्ध धरोड़ या धराव पवन कहा जाता है। दक्षिण से चलने वाली पवन को लंकाऊ पवन कहा जाता है। पूर्व से पूर्वाई चलती है और पश्चिम से पवन जो चलती है उसे पंछी पवन कहा जाता है। इन सभी पवनों के बारे में हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ सामान्य रूप से राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 भाग कौन कौन से थे? शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन कौन सा प्रतिनिधि नगर है इन जलवायु प्रदेशों का? कौन कौन सी वनस्पति इनमें पाई जाती है? कहां पर सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं? कहां पर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है? कितनी वर्षा से कितनी वर्षा वाले क्षेत्र को कौन सा जलवायु प्रदेश कहा जाता है? इन सभी क्वेश्चनों के बारे में हमने बातें की थी, चर्चाएं की थी लास्ट क्लास में। जलवायु का टॉपिक देखो ऐसा है जहां से लैंग्वेज को घुमाकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपने को क्या करना है? अपने को हर प्रकार से तैयार होना है कि कैसा क्वेश्चन आता है, कौन सी लैंग्वेज को किस तरह से घुमाया गया है, क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, और समझते हुए इस टॉपिक को पढ़ना है। अपने को एक बारी में यदि समझ में नहीं आए तो दूसरी बारी इसी वीडियो को देखना है। और जैसा कि मित्रों मैंने वादा किया है आपसे कि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जाएगी, बस आप पढ़ने में ध्यान दो। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अभी कह रहा हूँ आपसे कि आपके जो छोटे बड़े भाई बहन हैं, आपके जो मित्र हैं ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, राजस्थान में बहुत सारी भर्तियां आ रही है। किसी भी राजस्थान की भर्ती की तैयारी करने के लिए राजस्थान का ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो प्रत्येक भर्ती में आता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण ज्योग्राफी मिल रही है आपको, तो आप अपने मित्रों को बताओ, अपने छोटे बड़े भाई बहन को बताओ, वीडियो को शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो और कमेंट किया करो। यही चीज़ है जो हमें थोड़ा मनोबल देती है, उत्साह देती है, हौसला देती है। और इसी के साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। देखो अभी भी मेरे जो साथी तैयारी में नहीं जुटे हैं, जो हालातों से मजबूर हो गए हैं, जिनकी परिस्थिति वो समझते हैं कि परिस्थिति बहुत खराब है, कुछ दिनों के बाद में तैयारी करेंगे, कल से पढ़ेंगे, तो देखो हालातों को खुद पे इतना हावी ना होने दे कि हौसले डगमगा जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि हौसलों को इतना बुलंद बनाओ कि हालात की वाट लग जाए। अपने को अपने हौसलों के दम पर हम सब कुछ कर सकते हैं। बस अपने को पढ़ना है, मेहनत करनी है, अपने तरीके से काम जारी रखना है। अपने मित्र के इंतजार नहीं करना है कि उसके इंतजार में हाँ वो पढ़ेगा तो हम भी पढ़ेंगे, वो लाइब्रेरी जाएगा तो मैं भी लाइब्रेरी जाऊंगा, वो कोचिंग जाएगा तो मैं भी कोचिंग जाऊंगा। ये सब फालतू की बातें हैं। देखो अकेले ही आए हैं दुनिया में, अकेले ही तैयारी करना है। वो कहते हैं ना कि जब चलना ही अपने पैरों पर है तो क्यों करना है भरोसा गैरों पर। यस, समझ जाओ मेरे मित्रों, लग जाओ तैयारी में। और ज्योग्राफी में अपना जो टॉपिक था लास्ट क्लास में वो था राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु में सामान्य सी बातें हमने कर ली थी, कौन कौन सी पवनें चलती है। राजस्थान की जलवायु को सामान्य आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। मैंने आपको बताया था कि यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि सामान्य आधार पर राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, या सामान्य तौर पर राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। और किसी भी भूगोलवेत्ता का यदि नाम आ जाता है और भूगोलवेत्ता के नाम के साथ पूछता है कि राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, तो फिर 4 भागों में बांटा गया है। जैसे आपसे पूछे कि कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया, 4 भागों में। ट्रिवार्था ने भी 4 भागों में, थार्नवेट ने भी 4 भागों में। तो किसी भूगोलवेत्ता के नाम के साथ पूछे राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में।
और सामान्य तौर से 5 भागों में, या किसी का नाम नहीं आए और सिंपली क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये यहाँ तक बात हो गई थी। अब देखो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, आज की अपनी जो चर्चा है यहीं से शुरू होगी। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अब देखो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं? देखो आवाज कुछ ऐसी आ रही है क्योंकि गला थोड़ा जाम हो रहा है, सर्दी जुकाम लग रही है, ठीक है, तो वो कोई इश्यू मत बनाना, आप बस पढ़ते रहना, चीजें समझते रहना। अब कौन कौन से ऐसे कारक है जो जलवायु को डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं? इसमें आपका पहला जो कारक है वह है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति यानी कि अक्षांश देशांतर रेखाएं भी जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरा जो कारक है वह है समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी। तीसरा कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई। नेक्स्ट अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। अगला जो कारक है आपका वह है धरातलीय स्थिति। धरातलीय स्थिति। धरातलीय स्थिति के बाद में अगला है पवनें। नेक्स्ट कारक है वनस्पति। ये सभी ऐसे कारक है जो जलवायु को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित जरूर करती है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये सभी कारक है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब इन कारकों में से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो अपने को पढ़ना चाहिए, जो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है? तो देखो सबसे पहला कारक है आपका अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति में अक्षांश और देशांतर रेखा कैसे जलवायु को प्रभावित करती है और यहां से कौन सा क्वेश्चन आता है? तो देखो पहला जो कारक है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति को देखते हैं। अक्षांशीय स्थिति के अंतर्गत ही हम अक्षांश और देशांतरों से संबंधित कुछ जानकारी देखेंगे। जैसे हमें पता है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कौन कौन सी होती है। जैसे ये आपका एक ग्लोब है, ग्लोब। अब ग्लोब में ये रेखा खींची मैंने 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जो ऐसे मित्र हैं, ऐसे साथी हैं जो पहली बारी तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पता नहीं है, तो मैं बता देता हूं। देखो ग्लोब में हमेशा 2 प्रकार की रेखाएं होती है, एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा यानी कि जो आड़ी रेखाएं होती है उन्हें कहा जाता है, और देशांतर रेखा किसे कहते हैं? खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे ये मैंने आड़ी रेखा खींची, ये क्या है? अक्षांश रेखा है। और कौन सी अक्षांश रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश या फिर इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या फिर इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसी को ही कहते हैं। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है या भूमध्य रेखा है, ये मेनली क्या काम करती है? देखो इसका मुख्य वर्ग, ये पहली बात तो पूरे ग्लोब को, पूरी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। एक ये भाग है ये उत्तरी गोलार्ध और ये भाग है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के या भूमध्य रेखा के उत्तर में जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इस तरह से बहुत सारी अक्षांश रेखा देखे होगी आपने ग्लोब में।
ऐसी अक्षांश रेखा यहाँ पर होती है। कुल कितनी अक्षांश होती है? ये 90 अक्षांश होते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या आप कह सकते हो विषुवत रेखा, इसके उत्तर में 90 अक्षांश होते हैं। यहां तक कितने होते हैं? 90 अक्षांश। और इसके दक्षिण में भी 90 अक्षांश होते हैं। 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में भी कितने होते हैं? 90 अक्षांश। इस तरह से 90 अक्षांश होते हैं। अब ये सभी क्या है? अक्षांश रेखाएं। ये देखो इस तरह से 90 डिग्री 90 अक्षांश ऊपर होते हैं और 90 अक्षांश नीचे होते हैं। 0 डिग्री से ऊपर 90 अक्षांश, 0 डिग्री से नीचे 90 अक्षांश। अब समझने की बात यह है कि ये जो 90 अक्षांश ऊपर है, 90 अक्षांश नीचे है, इन्हें क्या कहते हैं? तो देखो 0 डिग्री से ऊपर जो 90 अक्षांश है इन्हें उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और 0 डिग्री से नीचे जो 90 अक्षांश है इन्हें दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इनमें 2-3 अक्षांश ऐसी है जिनका नाम आपको याद रखना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 0 डिग्री से ऊपर ये 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, 4 डिग्री अक्षांश, 5 डिग्री अक्षांश, ऐसे कोई भी अक्षांश हो। जैसे 50 डिग्री अक्षांश है यहाँ पर, यहाँ 60 डिग्री अक्षांश है, यहाँ 90 डिग्री अक्षांश है। इन्हें क्या कहेंगे? तो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इस 0 डिग्री से या भूमध्य रेखा से नीचे जो रेखाएं हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। जैसे 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो सबसे पहला चीज तो ये समझना है आपको कि 0 डिग्री या भूमध्य रेखा से उत्तर में जो अक्षांश होते हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में जो अक्षांश होते हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक, अब ये तो अक्षांश ही है, आड़ी रेखा मतलब अक्षांश रेखा है। ठीक, अब आपको पता है यहां पर इस तरह से खड़ी रेखाएं होती है, इस तरह से खड़ी रेखाएं होती है। अब ये जो खड़ी रेखाएं होती है इन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहा जाता है। आड़ी रेखा यानी कि अक्षांश रेखा, खड़ी रेखा यानी कि क्या होता है? देशांतर रेखा होता है। खड़ी रेखा यानी कि देशांतर रेखा। हाँ, थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं मैं। ये सारी की सारी आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखा हैं, और सारी की सारी खड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, अब इसी तरह से ग्लोब होता है। अब ग्लोब में जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा आपने देखी थी, तो मैं इसको थोड़ा सा रेड कर देता हूं। ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। अब अपना देश जो भारत देश है वो कौन से गोलार्ध में है? जैसे मान लो ये आपका इस तरह से नक्शा बना रहता है, ग्लोब पर विश्व का नक्शा बना रहता है। ये है, जैसे मैं फॉर्मेट बना देता हूं एक छोटा सा विश्व के नक्शे का। ये देखो, ये कोशिश करना समझने की, आ जाएगा आपकी समझ में। इसके बाद में जैसे ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और यहाँ पर आपका अंटार्कटिका। इसी तरह से आपका ग्लोब बना हुआ होता है, और ग्लोब पर इसी तरह से विश्व का नक्शा बना हुआ रहता है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? इसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि भारत कहां पर है। संपूर्ण ग्लोब में भारत यहां नीचे दिखता है या फिर उत्तर ऊपर में दिखता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में। तो बेसिकली अधिकतर स्टूडेंटों को पता है कि ग्लोब में भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कौन सी गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि भारत कहाँ है? ये जो दिख रहा है ये क्या है? भारत। उत्तरी गोलार्ध में है भारत। बस ये चीज आपके समझ में आना चाहिए। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा से उत्तर में जो अक्षांश होते हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में जो अक्षांश होते हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, अब देखो
यहां से एक चीज देखनी है, विश्व में सूर्य की स्थिति। तो मेजर पॉइंट है अपना वो है विश्व में सूर्य की स्थिति। विश्व में सूर्य की स्थिति यानी कि संपूर्ण विश्व में सूर्य की क्या स्थिति रहती है, और यहां से अपने काम का कौन सा क्वेश्चन है वो आपको देखना है। हाँ, तो देखो इसके लिए एक और चित्र बना रहा हूं मैं। बस समझने का प्रयास करना, आप समझ जाओगे अच्छी तरह से। इस टॉपिक से लगभग राजस्थान की प्रत्येक वैकेंसी में, नहीं तो हर वैकेंसी में या हर 2 वैकेंसी में, तीसरी वैकेंसी में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। ये जो क्वेश्चन जिसके हम चर्चा कर रहे हैं वो यूँ मान लो कि कम से कम 50 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए समझना आपको कि विश्व में सूर्य की क्या स्थिति रहती है। अब ये जो बीच में रेखा बना रहा हूं मैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या क्या कहा जाता है अभी आपने देखा था। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। ठीक, अब यहां पर तो सारी अक्षांश रेखा लगभग अपन ने बना दी थी, लेकिन अब यहां पर कुछ अक्षांश रेखा जिनके नाम आपको याद होना चाहिए। अब आप बताओगे मेरे को कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर यदि मैं एक और अक्षांश रेखा बनाता हूं, तो इस अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा बोलेंगे कि दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलेंगे? अभी अभी देखा है अपने, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर में यदि कोई भी अक्षांश रेखा होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, चलो ये तो पता चल गया कि उत्तरी अक्षांश रेखा है, लेकिन ये अक्षांश रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी, नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और उत्तर को एन से दर्शाते हैं, यानी एन यानी नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तर। ठीक, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये, और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे एक और मैंने रेखा खींची है ये, और ये भी है 23.5 डिग्री, लेकिन भूमध्य रेखा के नीचे खींची है दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसे बोलेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसे बोलेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और दक्षिण को हम एस यानी कि साउथ से इंगित करते हैं। 23.5 डिग्री एस का मतलब होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और एन का मतलब होता है उत्तरी अक्षांश। ठीक, इन दोनों ही अक्षांश रेखाओं का विशेष नाम है जो अपने को याद होना चाहिए, और यहां से बेसिकली कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, इस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इस रेखा को मकर रेखा कहते हैं। यहां तक की चीजें आपके समझ में आई होगी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। अब जैसे कि एग्जाम पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, जो भी ऑप्शन आ जाएगा आप कर लोगे। ठीक, अगर इसके विपरीत क्वेश्चन ऐसे आ गया, कर्क रेखा कौन सी अक्षांश रेखा को कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को? कौन सी रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है? तो अपने को याद होना चाहिए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, या विषुवत रेखा किसे कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, या 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को? तो भी अपन बता सकते हैं कि 0 डिग्री जो अक्षांश है उसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। मकर रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। तो है तो छोटी सी बात, लेकिन नहीं आता है तो छोटी सी बात भी आपको पता है आपकी लगा सकती है वाट। ठीक है, तो ये तो हो गई अब तक कॉमन बातें। अब यहां से आपका मेजर क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है?
टॉपिक ही क्या है, विश्व में सूर्य की स्थिति। अब कब कब सूर्य कहाँ कहाँ रहता है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखो मैं आपको 3 नियम बता रहा हूँ, तीनों ही नियम को ध्यान से सुनना है। रूल नंबर फर्स्ट, नियम नंबर पहला, ये जो तीनों ही रेखाएं हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन तीनों ही रेखाओं में से जब सूर्य इस भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, सीधा चमकता है, तब दिन और रात की अवधि बराबर होती है। वापस सुनना, जिस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है उस दिन दिन और रात की अवधि बराबर होती है। और इस रेखा के अलावा सूर्य इन दोनों ही रेखाओं पर जब चमकता है तब दिन बड़ा होता है। आगे ये बात समझ में, जब सूर्य यहां चमकेगा भूमध्य रेखा पर तो दिन और रात की अवधि बराबर होती है, और जब सूर्य इसको छोड़कर यहां दोनों पर चमकेगा तो दिन सबसे बड़ा होता है। बात खत्म। तीसरी बात यह है कि जो प्रक्रिया उत्तरी गोलार्ध में होती है उसकी अपोजिट प्रक्रिया दक्षिणी गोलार्ध में होती है। जो काम यहां होता है उत्तरी गोलार्ध में, जस्ट उसका उल्टा काम होता है दक्षिणी गोलार्ध में। बस ये 3 बातों का ध्यान रखना है, बाकी ये टॉपिक आपके कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सूर्य कब कब कहां कहां चमकता है। सबसे पहले बात करता हूं मैं कि यहां पर भूमध्य रेखा पर सूर्य कब चमकता है। यहां सूर्य है, जैसे ये सूर्य है, यहां सूर्य है, तो यहां सूर्य कब लंबवत चमकता है, 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। अब 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, इसका मतलब 21 मार्च को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है, अब 21 मार्च के बाद में 3 महीने के बाद सूर्य उत्तरायण होता है। यहां से सूर्य उत्तरायण होता है और 3 महीने पर यहां पर पहुंच जाता है कर्क रेखा पर। जैसे यहां से सूर्य हुआ उत्तरायण हुआ है, ठीक है, ये सूर्य उत्तरायण हो गया साहब, और कहां आ पहुंचा, इस रेखा पर, कर्क रेखा पर पहुंचा, यहां आ गया सूर्य, और यहां पर कितने महीने, 3 महीने के बाद में। ठीक है, तो 21 मार्च के बाद में 3 महीने काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 21 जून। 21 जून 21 जून के दिन सूर्य कहां पहुंच गया है, कर्क रेखा पर पहुंच गया है। अब अभी अपने देखा कि सूर्य जब भूमध्य रेखा पर होगा तो दिन और रात की अवधि बराबर होती है, लेकिन सूर्य जब इन दोनों ही रेखा पर होगा तो दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक, अभी सूर्य कहां आ गया है, कर्क रेखा पर, यानी कि 21 जून को क्या होगा, दिन सबसे बड़ा होगा। ठीक, अब आप में से बहुत सारे बच्चे या ऐसे स्टूडेंट जो जानते हैं कि यार यह इस टॉपिक को पहले पढ़ रखा है, तो उनको पता है कि सबसे बड़ा दिन 21 जून को ही होता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इन दोनों ही रेखाओं पर सबसे बड़ा दिन होता है। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सुनो, इसके आगे क्या बता रहा हूं वो भी सुनना। बस इतना सा सुनकर मत जाना वीडियो से, क्लास से, कि यार ये तो क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। समझने की कोशिश करना, पूरा देखना से आपके सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो 3 महीने के बाद में सूर्य यहां आ गया कर्क रेखा पर 21 जून को। ठीक, और 21 जून को सूर्य यहां आ गया, यानी कि कर्क रेखा पर चमक रहा है, इसका मतलब दिन बड़ा होगा। ठीक, इसके 3 महीने बाद सूर्य वापस कहां आ जाता है, यहां पर भूमध्य रेखा पर। यहां से वापस 3 महीने काउंट करते हैं तो सूर्य कहां आ जाता है, यहां पर आ जाता है। ठीक, अब यहां पर सूर्य आता है सितंबर में, और सितंबर में भी कब, 23 सितंबर में, 23 सितंबर 23 सितंबर को सूर्य वापस भूमध्य रेखा पर आ जाता है। इसका मतलब दिन और रात की अवधि कौन से दिन या कब बराबर होती है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है तब दिन और रात की अवधि बराबर होती है। और भूमध्य रेखा पर सूर्य कब कब चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि क्या होगी, बराबर होगी। और अभी की स्थिति के अनुसार सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को। आगे देखो 23 सितंबर के बाद में यहां से सूर्य वापस दक्षिणायन होता है और 3 महीने बाद पहुंच जाता है मकर रेखा पर। यहां से
सूर्य दक्षिणायन होता है और आ जाता है मकर रेखा पर, यहां आ जाता है सब सूर्य। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। और यहां पर सूर्य कब आता है? सितंबर के 3 महीने बाद यानी कि दिसंबर में। और दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर आ जाता है। और ये जो प्रक्रिया है ये वर्ष भर ऐसे ही चलती रहती है। फिर यहां आ जाता है, यहां, 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 बस अनवरत यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब अभी जो मैंने नियम बताया था कि भूमध्य रेखा के अलावा सूर्य और किसी भी रेखा पर लंबवत चमकता है, इसका मतलब वह दिन सबसे बड़ा होता है। अब इस बात के अनुसार तो यहां पर भी दिन सबसे बड़ा होता है। जी बिल्कुल होता है। इस रेखा के अलावा सूर्य यहां चमक रहा है, इसका मतलब यहां पर भी दिन बड़ा होता है, लेकिन वो होता है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ये 22 दिसंबर का। अपने यहां पर देखो, दोनों रेखाओं पर जब सूर्य लंबवत चमकता है, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर, तो दिन सबसे बड़ा होता है। और भूमध्य रेखा पर जब चमकता है तो दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है, अब अपनों को क्वेश्चन याद रखना है अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए। क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में दिन सबसे बड़ा कब होता है, भारत में दिन सबसे बड़ा कब होता है। तो अभी ये चीज अपन ने यहां देखी थी कि अपना देश कौन से गोलार्ध में है? अपना देश है उत्तरी गोलार्ध में। अब वो बात काम अब आ रही है आपके, भारत देश उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अपना देश ही उत्तरी गोलार्ध में है, तो अपने को केवल उत्तरी गोलार्ध की बात याद रखनी है। क्वेश्चन आ जाए कि भारत में या राजस्थान में दिन सबसे बड़ा कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। ठीक। और दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ये देश है, जैसे दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। भारत में दिन सबसे बड़ा होता है 21 जून को। ठीक। दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। ठीक। तीसरा नियम याद करो। तीसरा नियम मैंने क्या बताया था कि जो प्रक्रिया यहां पर होती है उत्तरी गोलार्ध में, उसकी अपोजिट प्रक्रिया कहां होगी? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक। अब देखो, भारत में यदि सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? 21 जून का। क्योंकि यहां 21 जून का दिन सबसे बड़ा हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका उल्टा होगा, तो यही दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होता है। ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा हो रहा है? 22 दिसंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर हो रहा है, तो भारत में सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? जो दिन यहां पर बड़ा हो रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, वही तो अपने भारत में सबसे छोटा हो जाएगा। तो अपने भारत में, अपने राज्य में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। ठीक। भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून, भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। या राजस्थान में सबसे बड़ा दिन 21 जून, राजस्थान में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। आगे ना बात समझ में? हाँ, देखो अब यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं उनका देख लेते हैं। सबसे पहले बात, कौन से दिन दिन और रात की अवधि बराबर होती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है। राज्य में या भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। अब 21 जून का दिन यदि सबसे बड़ा होता है, तो वह रात तो सबसे छोटी होती होगी ना? बिल्कुल हाँ, वह सबसे छोटी रात होती है। तो उससे आपसे इसका अपोजिट क्वेश्चन भी पूछे कि सबसे छोटी रात वाला, सबसे छोटी रात कब होती है? तो भी 21 जून को। सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून। सबसे छोटी रात कब होगी? 21 जून। और 21 जून को सूर्य कहां चमक रहा है? कर्क रेखा पर बिल्कुल लंबवत चमक रहा है। अब सूर्य जब यही माथे पे चमक रहा है, तो गर्मी बहुत तेज रहती है। ठीक है। तो सबसे गर्म दिन भी कौन सा है? 21 जून। सबसे गर्म दिन 21 जून। सबसे बड़ा दिन 21 जून। सबसे छोटी रात 21 जून। और सबसे गर्म महीना 21, सबसे गर्म महीना जून।
एक दिन से कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं जो आपको याद करने हैं। सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटी रात 21 जून, सबसे गर्म दिन 21 जून और सबसे गर्म महीना जून। ये हो गए यहां से क्वेश्चन। सबसे छोटा दिन अपने देश में, भारत में या अपने राज्य में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। जो दिन यहां बड़ा है वो यहां पर छोटा हो जाएगा अपने देश में, ठीक है। तो भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। दिन यदि छोटा है तो सबसे लंबी रात भी 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, सबसे छोटी रात, सबसे लंबी रात 22 दिसंबर, सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर, सबसे ठंडा दिन भी 22 दिसंबर और सबसे ठंडा महीना पूछे तो जनवरी। दिन और रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये सारे के सारे क्वेश्चन यहां से बोटअप होते हैं। बस साथ ही साथ एक और चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर जो प्रक्रिया होती है उसकी अपोजिट प्रक्रिया यहां पर होती है, ठीक है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में यदि गर्मी है तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है, ध्यान रखना। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, ध्यान रखना। 22 दिसंबर को यहां पर कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु है दक्षिणी गोलार्ध में। तो 22 दिसंबर को अपने देश में शीत ऋतु होगी, सर्दी होगी, ठीक है। यहां पर जून में अपने यहां गर्मी पड़ रही है तो जून में वहां पर क्या पड़ेगी? ठंड पड़ेगी। और दिसंबर में वहां गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ी रही ना, मकर रेखा पर सूर्य चमक रहा है और सूर्य जब माथे पे होता है तो सर्दी थोड़ी होती है, देखने की बात है, ठीक है। तो दिसंबर में यहां गर्मी पड़ती है तो दिसंबर में अपने भारत में सर्दी पड़ती है, ठीक है। बस प्रक्रिया सारी की सारी अपोजिट होगी। उत्तरी गोलार्ध में जो काम होगा दक्षिणी गोलार्ध में उसका विपरीत काम होता है। अब ये सारे क्वेश्चन, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनता है साहब यहां से? तो देखो, जिस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर या फिर विषुवत रेखा पर चमकता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को विषुव की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? विषुव। विषुव। जिस दिन सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है उस प्रक्रिया को विषुव कहा जाता है। अब यहां पर दो प्रक्रिया हो रही है, एक तो 21 मार्च की और एक 23 सितंबर की प्रक्रिया। दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब देखो, 21 मार्च की जो प्रक्रिया है, 21 मार्च की प्रक्रिया को क्या कहते हैं और 23 सितंबर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 21 मार्च की जो प्रक्रिया है, 21 मार्च की प्रक्रिया को कहा जाता है बसंत विषुव। बसंत विषुव। और 23 सितंबर की जो प्रक्रिया है, इस 23 सितंबर की प्रक्रिया को कहा जाता है शरद विषुव। शरद विषुव। 21 मार्च की प्रक्रिया को बसंत विषुव कहा जाता है, 23 सितंबर की प्रक्रिया को शरद विषुव कहा जाता है। जिस दिन सूर्य कर्क रेखा पर या फिर मकर रेखा पर लंबवत चमकता है उसे अयनांत कहा जाता है। जिस दिन सूर्य कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर लंबवत चमकता है उसे क्या कहा जाता है? अयनांत। अयनांत कहा जाता है। जिस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है उसे तो विषुव कहा जाता है, और जिस दिन कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर लंबवत चमकता है उसे अयनांत कहा जाता है। अब विषुव की प्रक्रिया तो दो बारी हो रही है, एक 21 मार्च की प्रक्रिया को बसंत विषुव और 23 सितंबर की प्रक्रिया को शरद विषुव कहा जाता है, ठीक। अब अयनांत की प्रक्रिया भी दो बारी हो रही है, ठीक है। एक बार तो कर्क रेखा पर और एक बार मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रहा है। जब सूर्य यहां पर कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है इस प्रक्रिया को ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है, और जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है इस प्रक्रिया को शीत अयनांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत अयनांत। और जिस तरह से जब सूर्य
कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इस प्रक्रिया को अयनांत कहा जाता है। अयनांत के अलावा इसी प्रक्रिया को संक्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रांति। जब सूर्य कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर लंबवत चमकता है उसे अयनांत या फिर संक्रांति कहा जाता है। अब इस हिसाब से तो देखो, इसे तो ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, इसे शीत अयनांत कहते हैं, लेकिन संक्रांति के हिसाब से देखें तो कर्क रेखा पर सूर्य चमक रहा है, इसीलिए इसी प्रक्रिया को 21 जून की प्रक्रिया को कर्क संक्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। और ये जो 22 दिसंबर की प्रक्रिया है, इस 22 दिसंबर में सूर्य कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा है, तो मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, ये ध्यान रखना है। मकर संक्रांति ये एक भौगोलिक प्रक्रिया है, आपका वो उत्सव नहीं है जो हम 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाते हैं। अब यहाँ से अब आप सोचोगे यार मकर संक्रांति हम 14 जनवरी को 15 जनवरी को मनाते हैं, ये 22 दिसंबर को कैसे मकर संक्रांति है? देखो, वो आपका त्यौहार है, ये एक भौगोलिक प्रक्रिया है, ठीक है। जिस दिन मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है उसे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। अभी आपने देखा कि जिस दिन सूर्य कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर चमकता है उस प्रक्रिया को अयनांत या संक्रांति कहा जाता है। अब अयनांत के हिसाब से तो ये वाली जो प्रक्रिया है उसे ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, ये वाली प्रक्रिया है उसे शीत अयनांत कहते हैं, ठीक। और संक्रांति के हिसाब से ये जो कर्क रेखा पर जब सूर्य चमकता है उसे कर्क संक्रांति कहते हैं, जब मकर रेखा पर चमकता है उसे मकर संक्रांति कहते हैं, ठीक है। अब ये सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी बातें आपके समझ में आई होगी। अब यहां से जो क्वेश्चन अपने याद किए हैं उन सभी क्वेश्चनों को लिख रहा हूं मैं इधर, ताकि ये चीजें और आपके क्लियर हो जाएगी। और यदि आप नोट्स लिख रहे हो तो भी आप आराम से लिख सकते हो। देखो, कौन कौन सा क्वेश्चन याद किया था अपन ने? सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून, ठीक। उसके बाद सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात कौन सी है? 21 जून। सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटी रात 21 जून। सबसे गर्म दिन, सबसे गर्म दिन 21 जून, सबसे गर्म दिन 21 जून। और सबसे गर्म महीना, सबसे गर्म महीना, सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून। केवल जून मात्र से या 21 जून से कितने सारे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटी रात 21 जून, सबसे गर्म दिन 21 जून और सबसे गर्म महीना जून। नेक्स्ट, सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। यदि दिन सबसे छोटा है तो रात सबसे लंबी होगी, सबसे लंबी रात, सबसे लंबी रात 22 दिसंबर। सबसे ठंडा दिन, सबसे ठंडा दिन, सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर। हाँ, एक और बात, अब आप पढ़ रहे हो कि सबसे गर्म दिन कौन सा होगा? 21 जून। अब बाई चांस किसी कारणवश उस दिन भौगोलिक दशाएं थोड़ी बदल जाती हैं और जैसे 21 जून को बादल बादल छा जाते हैं, कोई बरसात का मौसम हो जाता है, उस दिन कोई गर्मी नहीं पड़ती है। अब 21 दिन गलती से आपको याद रह जाए कि यार आज 21 जून है, आज मौसम ठीक ठाक है, कोई गर्मी नहीं है,
तो ये मत सोचना कि यार 21 जून को तो कोई गर्मी वर्मी नहीं पड़ती, मतलब सबसे गर्म दिन नहीं है। चाहे उस दिन बिल्कुल भी गर्मी नहीं पड़े, फिर भी वो सबसे गर्म दिन है और रहेगा। ठीक, बिल्कुल ऐसी की वैसी बात 22 दिसंबर के दिन। 22 दिसंबर के दिन चाहे बिल्कुल भी सर्दी नहीं पड़े, फिर भी अपने को क्या याद रखना है कि सबसे ठंडा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। बस अपना ज्ञान नहीं लगाना है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कोएक्सीडेंट, लेकिन अधिकतर परिस्थितियां यही रहती है जो अपन ने पढ़ी है। ठीक है, तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, सबसे लंबी रात 22 दिसंबर, सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर और सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर। सबसे ठंडा महीना, सबसे ठंडा महीना, सबसे ठंडा महीना यदि एक एक महीने का जोड़ा देकर पूछे तो केवल जनवरी आएगा। सबसे ठंडा महीना जनवरी, और यदि दो दो महीने का जोड़ा देकर पूछे तो दिसंबर जनवरी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज आपने देखी थी कि दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है। तो दिन व रात की अवधि, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन व रात की अवधि बराबर होती है। 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। ये सभी क्वेश्चन यहां से बनते हैं और इस चित्र के जरिए अच्छी तरह से, अब ये तो ऐसे क्वेश्चन दिन बड़े छोटे सबकी चीजें हमने देख ली, बाकी ये क्वेश्चन तो आपको चित्र से ही समझना पड़ेगा कि 21 मार्च की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बसंत विषु। 23 सितंबर की प्रक्रिया को शरद विषु, 22 दिसंबर की प्रक्रिया को ग्रीष्म शीतायनांत और 21 जून की प्रक्रिया को ग्रीष्मायनांत कहा जाता है। आशा करता हूं समझ में आया होगा आज की जो क्लास में, आज का जो टॉपिक है वो। ठीक है, अब जलवायु के टॉपिक को और इसके आगे के बिंदुओं को लेकर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।